विद्याविहीन होना किसी भी इंसान के लिए पशुता की निशानी है। नॉलेज पावर। समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति का आधार विद्या ही है। विद्या की महिमा अपरंपार है। जो भी उसे ग्रहण कर लेता है उसकी नीचता दूर भागती है और उसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है। मेरे स्वामी ज्योतिबा महान और भले आदमी है। मैं वैसे सावित्रीबाई या ज्योतिबा फुले का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने ज्यादा कोई शोध नहीं किया है। सिद्धार्थ भाई बैठे थे, यहाँ चले गए शायद, उनका लेख पढ़ा और मेरा जो परिचय हुआ वो हुआ इस किताब से, इसलिए मैं लेके आया। और सुभाष जी ने संपादित किया था, ये दे के गए थे। इसको मैंने पढ़ा है, कई प्रोग्राम में इसका मैंने सहारा लिया है। और उसके बाद एक ये है सावित्रीनामा। नरके साहब ने, हरी नरके साहब ने इंट्रोडक्शन लिखा है, बढ़िया इंट्रोडक्शन है, मतलब बहुत बढ़िया। पिछले एक कार्यक्रम में मैं गया था तो वहां देखा कि सिर्फ एक महिला बैठी हैं, वो भी ओल्ड माता जी, नौजवान नहीं थे और सारे ऑलमोस्ट रिटायर्ड लोग थे। तो मैंने एक सवाल उठाया कि आपकी महिलाएं घर पे हैं, आप तो सुनेंगे और शाम में जाके आप पार्क में बैठेंगे, टहलेंगे। महिलाएं अगर सुनेंगी तो आस पड़ोस, बच्चे, तमाम लोगों को सुनाएंगी। उसके बाद एक और सभा में गया मैं, मंगोलपुरी, बढ़िया कार्यक्रम था। मैंने देखा कि आधा, मतलब पूरे ऑडियंस में हाफ महिलाएं थी, यंग थे। और उसी तरह मैं आज भी देख रहा हूं कि ये महिलाएं काफी हैं, यंग भी हैं, और सबसे यंग मेरी बेटी बैठी हुई। मैं वैसे सावित्रीबाई या ज्योतिबा फुले का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने ज्यादा कोई शोध नहीं किया है। सिद्धार्थ भाई बैठे थे, यहाँ चले गए शायद, उनका लेख पढ़ा और मेरा जो परिचय हुआ वो हुआ इस किताब से, इसलिए मैं लेके आया। और सुभाष जी ने संपादित किया था, ये दे के गए थे। इसको मैंने पढ़ा है, कई प्रोग्राम में इसका मैंने सहारा लिया है। और उसके बाद एक ये है सावित्रीनामा। नरके साहब ने, हरी नरके साहब ने इंट्रोडक्शन लिखा है, बढ़िया इंट्रोडक्शन है, मतलब बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है। और ये पढ़ के मुझे काफी कुछ ज्ञान मिला। मैं समझता हूं कि इन्हीं दो रेफरेंस, किताबों के रेफरेंस से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारत में कई परंपराएं रही हैं। एक ब्राह्मणवादी परंपरा रही है, श्रमण परंपरा भी रही है। और श्रमण परंपरा में आप देखेंगे तो बुद्ध वो इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उन्होंने भिक्षु संघ बनाया तो भिक्षुणी संघ भी बनाया। और मैं साहित्य का छात्र नहीं हूं इसलिए दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितने संत परंपरा में हुए कवि, समाज सुधारक, मुझे लगता है कि बुद्ध के बाद ये फूले दंपति हैं जो इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, संस्थाओं का निर्माण, अगर समराइज करें तो। और शायद इतिहास के छात्र होने के नाते मुझे लगता है कि जिनकी संस्थाएं होती हैं उसी का समाज जीवंत होता है, वही शासक समुदाय वही बनता है। तो मैं देख रहा हूं, हम क्यों याद करें सावित्रीबाई फुले को या ज्योतिबा फुले को? क्योंकि वर्तमान समय में सीखना है, समझना है, कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। और बाबा साहब अम्बेडकर, देखिए आइडिया कहां से आ रहा है, इंस्पिरेशन। बाबा साहब के 3 गुरु माने जिनसे प्रेरणा ली, बुद्ध, कबीर और फुले। और असली गुरु जी ने क्लास में पढ़ा अमेरिका कोलंबिया में थे, जॉन डेवी, जहां से उन्होंने प्रैग्मेटिज्म सीखा। और प्रैग्मेटिज्म मुझे कई बार वही लगता है जो बुद्ध का मध्य मार्ग है। वही हमको लगता है कि डेवी में भी वही प्रैग्मेटिज्म है, व्यवहारवाद है, और अम्बेडकर वहां से सीखे थे। तो बुद्ध से ले रहे हैं, जॉन डेवी से लेना, देखिए रेंज देखिए स्कॉलरशिप का। तो बाबा साहब का जो आइडिया आप देखेंगे, बहिष्कृत करणी सभा पहले उन्होंने बनाया संस्थान, उसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट कोई और थे। और बाद में जब वो लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने करीब 1335 पाउंड राजा रजवाड़ों से, जमींदारों से चंदा लिया। और क्यों लिया चंदा? क्योंकि अछूत बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना था। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो कई 4-5 हॉस्टल उन्होंने चलाए बच्चों के लिए। बाद में देखेंगे
कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, और सिद्धार्थ कॉलेज पहला है। उसका 1951 में फिर मिलिंद कॉलेज खुलता है, जहां से पढ़ के बड़े बड़े लोग निकले हैं। लेकिन आज मैं समझता हूं कि जिस देर से मैं मिलिंद कॉलेज गया हूं, एक बार मेरा वहां प्रोग्राम था, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होता है वह देखकर लगता है कि यूनिवर्सिटी ऐसा होना चाहिए। आजकल बाजार बिल्डिंग बन रहा है, हमारे कॉलेज में भी बिल्डिंग में बिल्डिंग बना जा रहा है, सब जगह पता नहीं। हम लोग तो जो सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज कैसा होना चाहिए, तो साफ हॉस्टल कैसा होना चाहिए, तो साफ खुला खुला बाउंड्री दिखना चाहिए, चारों तरफ से खुले होने चाहिए, लेकिन आजकल वो सब नहीं है। तो आइडिया जो ले रहे हैं अंबेडकर, वो ले रहे हैं फुले से, बुद्ध से, जॉन डेवी से, और उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया। मैं थोड़ा सा जब पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हुआ कि जो आइडिया ऑफ स्कूल जो ज्योतिबा दंपति का है, वो अंबेडकर ले रहे हैं शुरुआती दिनों में। हॉस्टल खोल रहे हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। अचानक क्या होता है कि सीधे प्राइमरी एजुकेशन छोड़ के सीधे हायर एजुकेशन पे चले जाते हैं, स्कूल का आइडिया ड्रॉप करते हैं, सीधे यूनिवर्सिटी कॉलेज पे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये भी अपने आप में एक पड़ताल का विषय है। बहरहाल इसमें जो सुभाष जी ने संपादित किया है, और मैं बहुत दिलचस्पी से पांचों भाषण मैंने कई बार पढ़ा है। 5 भाषण है सावित्रीबाई फुले के, और 3 चिट्ठियां हैं। चिट्ठी दिलचस्प है, उसमें आऊंगा मैं, लेकिन जब हम लोग सावित्री को याद करते हैं तो 2 नाम मुझे लगता है कि और याद किए जाने चाहिए, जिस पर चर्चा कम हुई। और ज्ञानोदय को 15 सितंबर 1853 को ज्योतिराव ने एक इंटरव्यू दिया था, जरा वो दिलचस्प है, मैं सुनाता हूं। वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे पता है कि बच्चा मां से जो कुछ सीखता और जानता है वह बहुत महत्वपूर्ण और बेहतर होता है, इसलिए देश का भला चाहने वाले और उसके कल्याण से सरोकार रखने वाले अगर चाहते हैं कि यह देश प्रगति करे, तो उन्हें चाहिए कि वे महिलाओं की स्थिति पर अवश्य ध्यान दें और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला, लेकिन मेरी जाति के बंधुओं को यह अच्छा नहीं लगा कि मैं लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, और मेरे पिता ने हम लोगों को घर से निकाल दिया। स्कूल के लिए जगह देने को कोई तैयार नहीं था, और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम स्कूल की इमारत खुद बनवा पाते। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक भी नहीं थे, लेकिन लाहूजी राउत मान और रणबा महार ने अपनी जाति के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि शिक्षित होने के कई लाभ हैं। ये 2 नाम मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको याद किया जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री राइटिंग में खेल होता है। मैं इतिहास का छात्र हूं, इसलिए मैं जानता हूं। किसी को अगर किसी का इतिहास खत्म करना है, हिस्ट्री खत्म करना है, उसको कुछ मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरह कई कैरेक्टर, जैसे 1857 में कैरेक्टर हैं, तमाम इस तरह कैरेक्टर्स को इतिहासकारों ने कई बार नजरअंदाज किया है। मैंने क्यों कहा कि बुद्धा के बाद आई थिंक बोथ ऑफ देम वर द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, और इस रूप से याद रखा जाना चाहिए। देखिए 600-700 साल यहाँ पे मुस्लिम शासनकाल रहा, तब भी मठ और मंदिर बने रहे, उनको दान मिलता रहा, उनको मनसबदारी भी मिलती रही, सब कुछ बनता रहा था। जब उनके मठ और मंदिर जीवित रहे, उन्हीं के थ्रू, चाहे अंग्रेजों का शासनकाल हो, चाहे मुसलमानों का शासनकाल हो, उसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू उन्होंने शिक्षा, म्यूजिक, डांस, सब कुछ कल्चर को जिंदा रखा, और उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन बनाए, वो हॉस्टल वगैरह थे, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे, और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स एंड मॉन्क्स। ये आज दिल्ली में मुझे लगता है 15 कार्यक्रम हो रहे होंगे कम से कम, दिल्ली आसपास में। इसलिए हमारे मीडिया वाले बंधु थोड़ा कम ही है, कहीं इधर उधर भी चले गए। क्या है जंतर मंतर? इसी तरह 17 प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आखिर मैं कई बार दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन पे बोलता हूं, और जो लोग शासक बनना चाहते हैं देश में, सीएम पीएम वाले लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, जिसकी बुर्जुआजी नहीं होगी, वो कैसे सपना देख सकता है कि हम देश का शासक बनेंगे? कैसे? जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है, मैं दलित में ही फोकस रख रहा हूं,
और बाकी लोग चाहे तो एनालिसिस के लिए इंप्लीमेंट कर लें। आखिर इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दलित मिडिल क्लास आया है भाई। 1950 के पहले बाबा साहब ने 1942 में चंद्रभान जी साहब ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट गवर्नर जनरल को सौंपा था, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। और उसमें 4 तरह की शिकायतें हैं, राजनीतिक शिकायतें हैं, फिर शैक्षणिक शिकायतें हैं। तो शैक्षणिक शिकायतों में जो बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, स्कूल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हमें फ्री शिप दीजिए, हॉस्टल दीजिए, बाहर जाने के लिए फेलोशिप दीजिए। और उस समय पूरे महाराष्ट्र प्रोविंस में कह रहे हैं कि 400-500 ग्रेजुएट होंगे मैक्सिमम। 1919 में जब साउथ बोरो कमेटी के पास जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश करते हैं, उस समय 1 ग्रेजुएट थे महाराष्ट्र में, और 42 में कह रहे 400-500 होंगे। तो पूरे देश में कितने होंगे? तो 4000 होंगे मैक्सिमम। 1914 का अखबार मैंने पाटलिपुत्र देखा है अपने पीएचडी के दौरान। काशी प्रसाद जायसवाल एडिटर थे, और उस समय कितने मैट्रिक पास है सबका डेटा भी उसमें दिया हो, तो उसमें दलित एक भी नहीं था। बिहार की बात मैं कर रहा हूं। तो देश में कितने होंगे मैक्सिमम? तो 4000 होंगे ज्यादा से ज्यादा। और अचानक आजादी के 32 साल बाद, संविधान लागू होने के 32 साल बाद, 50 से लेके 82 तक 20 लाख सरकारी कर्मचारी हो जा रहे हैं दलित। ये आसान बात है क्या? ये एक शानदार उपलब्धि थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक की। 20 लाख कर्मचारी, देखिए कितना बड़े बड़े कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं। कहां से आए? वो सरकारी नौकरी और एजुकेशन से ही आया। कोई दलित के पास कोई इंडस्ट्री था क्या? कोई शेयर मार्केट में था? कोई बैंकर था क्या? कोई राजा रजवाड़ा था क्या? तो बैंक का अगर नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें सबको नौकरियां मिली, तो हमें भी मिल गई। उसमें जीएम बने कि नहीं बने, मैनेजर बने कि नहीं बने, सस्ता लोन मिला कि नहीं मिला, और उसी पैसे से बच्चा को विदेश भी पढ़ाए। तो पूरा जो कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन इज साइंटिफिक एजुकेशन। और एक पत्र है बड़ा इंटरेस्टिंग है सावित्रीबाई फुले का, जो अपने भाई के बारे में लिखती हैं। बहुत सारी, कुछ मैंने ढूंढ के रखा है कि आपको सुनाया जाए। कुछ 1-1 रुपए का हिसाब देते थे अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले और फुले दंपति में। खास बात यह है कि बाबा साहब जो चंदा लेते थे, 3 तरह के चंदा लेते थे। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक इमारत फंड के लिए, इमारत फंड। और हर साल 1-1 पैसे का हिसाब देते थे, 4 आना 2 पैसे, ऐसे ऐसे। एक किताब में चंदे पे बनाने वाला, दलित राजनीति और चंदा का सवाल। आप बताइए, बाबा साहब के बाद कितने संगठन हुए? नहीं, मैं सच कहना चाहता हूं, सच कहना चाहता हूं। तो क्यों हम कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं कि 1-1 पैसे का हिसाब है, इसमें लिखा हुआ है कितना चंदा मिला, सरकार से कितना मिलता था, लोग कितने देते थे, सब लिखा हुआ है। और बाबा साहब भी उसी करते थे। बाबा साहब तो कर्जदार निर्वाण हुआ उनका, जब वो डेथ हुआ तो कर्जे में थे। सबसे ज्यादा कर्जा उनका किताब के दुकान वाले का था, किताब खरीदते थे। अब हम जब याद कर रहे हैं तो उन आदर्शों, उन मूल्यों को भी याद करना बेहद जरूरी है। और मैं समझता हूं कि अम्बेडकरी महिला मंच जो है ना, 1-1 पाई का हिसाब देगा सालाना एकदम। ये एक कीर्तिमान स्थापित करिए आपने, है ना? और किससे क्या लिए छोड़िए, जितना आया उसका कम से कम। कोई आदमी कहीं ब्लैक मनी को दे दिया चंदा कैश, तो क्या कर सकते हैं? अच्छा उसमें लिखा नहीं रहता कि ब्लैक है कि व्हाइट है। हाँ, तो ये कीर्तिमान मैं समझता हूं कि आज का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि अगर हम सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो 1-1 पाई का हिसाब दिया जाए। क्योंकि इस दलित मिडिल क्लास ने ही सारे संगठनों का, पार्टियों को चंदा दिया है। यही नौकरी पेशा से जो लोग बना है वही दिया है। और जिसको भी चंदा दी है, आप जरा हिसाब मांगे तो एक बार, तो आपको संगठन से निकाल देगा। इतने पैसे से एक विश्वविद्यालय खोले जा सकते थे, सैकड़ों बच्चे हम विदेश भेज सकते थे। क्या अरबों रुपए जो चंदा में गया, उसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब है? हम स्कूल खोल सकते थे, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं।
सब अनप्रोडक्टिव काम में सारे रिसोर्सेज वेस्ट चले गए, आप ही लोगों को पैसा गया है कि जहां से आपने शिक्षा ली, फ्री का एजुकेशन लिया, आईआईटी में पढ़े, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, काउंटर प्रोडक्टिव पढ़े वहां पे, और आप ही अगर कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो कैसे नहीं हुआ? उस एजुकेशन से ही हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मेरे दादा दादी मजदूर थे, चटकल मिल मजदूर थे, उन्होंने फादर को बीए पढ़ाया, फादर लगे इनकम टैक्स में एडीसी लोअर डिवीजन, उसी पैसे से मैं 7 भाई बहन, तो बड़े भाई सीनियर टीएसपी रिटायर हुए, दूसरा मैं हूं, तीसरा एक किरोड़ी मल में पढ़ाता है, एक गैस एजेंसी चलाता है, एक पीजीटी है, एक बहन नौकरी करती है, एक बहन यहीं से एलएसआर से पढ़ी है, 4 बच्चे पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 4। मेरा बेटा जर्मनी में है, बेटी भी जाएगी, तो मैं कैसे कह दूं? तो जो दलित सरकारी पेंशन भी ले रहा है, बहुत लोग 1 लाख रुपया पेंशन, मैं गया था ओएनजीसी में लेक्चर देने, चंद्रभान जी ने एक आंकड़ा मुझे दिया, आरएसएस की भाषा दलित राजनीति में आ गया है, नहीं, ओएनजीसी में गया था, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था ओएनजीसी 1956 में, और आइडिया विजन क्या था? अंबेडकर और जब नेहरू का विजन अगर देखेंगे तो आसपास दोनों चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। दलित नेताओं ने, पॉलिटिशियन ने तो ऐसा पिक्चर प्रेजेंट कर दिया कि अंबेडकर और गांधी और नेहरू जब मिलते थे तो आपस में मारामारी करते थे, गाली गलौज करते थे, जगजीवन राम से जब मिलते थे लगता था खटिया उटिया तोड़ देते थे, नहीं, ऐसा मतलब इन लोगों के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, बातचीत होती थी, कैबिनेट में जब बैठते होंगे तो खाना भी साथ खाते होंगे। लेकिन ये दलित जितने, कौन वाले राम आप कहते हैं, उकाराम, इन्होंने ऐसा पिक्चर प्रेजेंट किया, भाई ऐसे नहीं होता है पॉलिटिक्स, समझौते होते हैं। बाबा साहब का देखिएगा, मेरी जनवरी में हो सकता है किताब आ जाए, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र पे मैंने अभी एडिट किया है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब एक ही विचार मान के बैठे रहते थे? नहीं, उनके विचार टाइम टू टाइम बदलते रहते थे। कांग्रेस से 25 साल लड़े, फिर समझौता भी कर लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बोले, फिर बाद में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किए, कह रहे हैं कि गांधी से मैं नाराज इसलिए नहीं हूं कि गांधी तानाशाह नहीं है, मैं नाराज इसलिए हूं कि गांधी तानाशाह क्यों नहीं है। तो इस प्रोसेस में जब तक नहीं देखेंगे हर चीजों को, तब तक हम कैसे मतलब इवोल्यूशन को कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए अभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हटा दिया जाए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, तो कितने दलित बिलियनर हैं, कितने शेयर मार्केट में आप होल्ड लिए, कितने यूनिवर्सिटी आपने खोले, जाएंगे कहां? सो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, बी प्रैग्मेटिक, समझिए सिचुएशन क्या है। मैं चिट्ठी के अंश पढ़ता हूं, बड़ी दिलचस्प है, और इनका भाषण है विद्यादान, वो जरूर पढ़ना चाहिए। एजुकेशन को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम पढ़ना चाहिए। ये भाई से भाई के बारे में ज्योतिबा को उन्होंने पत्र लिखा है कि जब वो पढ़ाते थे बच्चों को, अछूत बच्चों को, तो भाई नाराज था उनसे और बहुत शिकायत कर रहा है भाई। तो उसका जवाब जो दे रही हैं ज्योतिबा, सावित्रीबाई फुले, वो दिलचस्प है। कह रही हैं कि ब्राह्मण जब अपने, थोड़ा सा अंश पढ़ता हूं, जब अपने पूजा के वस्त्रों में होते हैं तब तुम्हें भी तो अपवित्र मानते हैं, वे तुम्हें भी महारी मानते हैं, ऐसा क्यों? मेरी बात सुनकर वह शर्मिंदा हो गया भाई, और मुझसे पूछने लगा कि हम महार मां को क्यों पढ़ाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारे इस कार्य के कारण लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, यह सब मुझसे नहीं देखा जाता। मैंने उसे उन तमाम कार्यों के बारे में बताया जो अंग्रेज महारों के उद्धार के लिए कर रहे हैं। साथ ही उसे यह भी समझाया कि विद्याविहीन होना किसी भी इंसान के लिए पशुता की निशानी है। नॉलेज पावर। समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति का आधार विद्या है। विद्या की महिमा अपरंपार है। जो भी उसे ग्रहण कर लेता है उसकी नीचता दूर भागती है और उसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है। मेरे स्वामी ज्योतिबा महान और भले आदमी है। इस देश में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उनकी बराबरी कर सके।
ज्योतिबा महार मांगों के पढ़ने तथा इंसान की तरह जीने के अधिकार के लिए इन भट्ट ब्राह्मण नामक केचुओं से लड़ते हैं और महार मांगों को पढ़ाते हैं। इस शुभ कार्य में मैं भी उनका साथ देती हूँ। इसमें अनुचित क्या है? हम दोनों मिलकर लड़कियों को पढ़ाते हैं, स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, महार मांगों को शिक्षित करते हैं। इससे ब्राह्मणों के वर्चस्व को ठेस पहुंचेगी। यह जानकर वे हमारे द्वारा मानवता को स्थापित करने के प्रयासों को अब्राह्मण कहकर दुत्कारते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों के मन में गंदगी भर देते हैं। भाई भी सुधर गया एक भाषण के बाद। और विद्या दान वाला जरूर पढ़िएगा, और इसमें इंटरेस्ट है। मैं अब खत्म करता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है उसमें से। ये है विद्या दान। 5 उनके भाषण इसमें संकलित हैं और इसमें लिखते हैं, बोलती हैं वो, इंसान में आलस, परजीवता इत्यादि दुर्गुणों को जो बढ़ने न दे तथा उसके अंदर के सद्गुणों को जो बढ़ावा दे, ऐसा अगर कोई धर्म होगा तो वह है विद्यादान। विद्या देने वाला और लेने वाला दोनों इस धर्म द्वारा असली इंसान बनते हैं। इस धर्म के कारण इंसान के अंदर छुपी हुई पशुता की प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। विद्या देने वाला धैर्यशील और निर्भय बनता है और दूसरी ओर विद्या पाने वाला समर्थ तथा समझदार। अंग्रेज पंडित लोगों को विद्या दान देकर उन्हें समझदार बनाते हैं। यह सचमुच समझदार भट्ट या पंडित है। हमारे यहाँ के भट्ट लोगों को अनपढ़ रखने में उस्ताद है, और यह उनकी मूर्खता है। फिर आगे लिख रहे हैं कि भाई इतने साल जो विदेशियों ने शासन किया यहाँ पर, उसका कारण क्या था? अज्ञानता थी, हमारी अज्ञानता। लोग आए, 10-20 लोग भी आता था, घोड़ा पे बैठ के पीट पाट के यहाँ शासन कर लेता। 50 लोग भी आए, शासन कर लेता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन आम लोगों को अवेलेबल नहीं था, वेपन रख नहीं सकता था, लड़ना क्षत्रियों का काम था। तो बाकी तो 90% जनता तो आराम से सोई रहती थी, कोई आए कोई जाए चला। मैं 35 मिनट 40 मिनट से बोल रहा हूँ, तो बोलने के पीछे 35 साल की तैयारी है। ऐसे नहीं बोल सकता है। इस 35 साल का अध्ययन है, स्ट्रगल है, एक्सपीरियंस है, तब जाके आप 1 घंटा बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी। जय हिंद।